हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इतिहास के क्वेश्चन सीरीज 12 में। अभी तक हम लोग इतिहास के 11 क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट कर लिए हैं। आज भी मैं आपके सामने 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, 5 एंशियंट, 5 मेडिवल और 5 मॉडर्न के लिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। प्ले स्टोर पर नवनीत सर क्लासेस की ऐप है, वहां पर उसे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इतिहास की क्लास, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास, मैपिंग के साथ वर्ल्ड मैपिंग की क्लास और बायोलॉजी की क्लास वहां पर अवेलेबल है। आप उसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 166। 165 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, तो 166 है। डेनमार्क ने भारत में व्यापार हेतु 1620 ईस्वी में किस जिले में अपना केंद्र स्थापित किया था? यहाँ डेनमार्क की बात हो रही है। जब आप एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज देखते हो, भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन देखते हो, तो सबसे पहले भारत में जो यूरोपियन कंपनी आई थी वो थी पुर्तगाली। पुर्तगाल के बाद आते हैं डच। डच के बाद आते हैं आपके इंग्लिश। इंग्लिश के बाद आते हैं डेनिश, और डेनिश के बाद डेनमार्क, वही डेन के बाद आते हैं फिर फ्रेंच आते हैं आपके। तो यहाँ पर डेनमार्क की बात हो रही है। तो 1620 ईस्वी में भारत में जो व्यापार हो रहा था वो किस जिले में इन्होंने अपना केंद्र स्थापित किया था? ठीक है, तो अंग्रेजों के बाद जो आपके ये डेनमार्क के लोग थे, अंग्रेजों के बाद आते हैं। और ये कब आते हैं भारत में? 1616 में। 1616 ईस्वी में ये भारत में आते हैं डेनमार्क वाले लोग। और इन्होंने 1620 में जो अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, वह तंजौर जिले में एक जगह है, ट्रांकेबोर। कौन सी जगह है बाबू? ट्रांकेबोर। वहां पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली थी। ठीक है बात। फिर उसके बाद 1678 में 1678 में इन्होंने बंगाल के सीरमपुर में अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली थी। बंगाल के सीरमपुर में अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली थी। उसके बाद से जब आप युद्ध देखते होगे, बैटल ऑफ बेदरा का युद्ध होता है। उससे पहले बैटल ऑफ स्वाली का युद्ध हुआ था पुर्तगालियों के साथ। बैटल ऑफ बेदरा का युद्ध होता है जो कि होता है आपके डचों के साथ। फिर कर्नाटिक वॉर होता है। इन सारी परिस्थितियों को देख करके ये जो डेनिश होते हैं या अपनी सारी कंपनीज अंग्रेजों को बेच करके चले जाते हैं यहाँ से वापस। ठीक है बात, तो इतना आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 167। ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम एवं मराठा के साथ त्रिपक्षीय संधि संपन्न की थी? ट्राइलेटरल ट्रीटी, मतलब यहां पर जो था वो तीन लोगों के बीच में ट्रीटी हुई थी। तो दो लोगों के दो नाम आपके सामने हैं, एक है निजाम और दूसरा है मराठा। तो इनके, अब जो व्यक्ति था जिसने इस ट्रीटी को संपन्न करवाया था उसका नाम था लॉर्ड कार्नवालिस। कौन था बेटा? लॉर्ड कार्नवालिस। कार्नवालिस जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में था, उसने इन दोनों को साथ मिलकर के एक ट्राइलेटरल ट्रीटी किया था, एक त्रिपक्षीय संधि संपन्न की थी, जो कि युद्ध हो सके किसके किसके बीच में? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। और ये हुआ कब था? ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, मराठा वॉर होने से पहले हुआ था। ये कब हुआ था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर? 1790 से 92 के बीच में ये थर्ड एंग्लो मराठा वार होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1790 से लेकर के 92 के पहले। कार्नवालिस ने 1790 में इस ट्रीटी को संपन्न करवाया था। और निजाम और मराठाओं को मैसूर के खिलाफ उन्होंने खड़ा किया था ट्राइलेटरल ट्रीटी के जरिए से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 168। निम्न में से किस व्यवस्था का विरोध सर जॉन शोर द्वारा किया गया था? निम्न में से किस व्यवस्था का विरोध सर जॉन शोर के द्वारा किया गया था? वो था आपका स्थायी बंदोबस्त, जिसको आप बोलते हो परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट बोलते हो। इसका विरोध जो था वो सर जॉन शोर द्वारा किया गया था। इसमें बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक वाला क्षेत्र हो जाता है, मतलब इन सारे क्षेत्रों में ये
आपका लागू किया गया था परमानेंट सेटलमेंट, इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 169, निम्न में से किसका संबंध ठगी के दमन के साथ था? अब इन निम्न में से कौन से थे जिन्होंने ठगी के खिलाफ, जो वहां पर ठग कुछ थे बेटा, जैसे शेर खान, चीनू, ये सब ठगों के नेता जाने जाते थे बेटा। शेर खान हो गया, चीनू हो गया, सब ठगों के नेता थे बेटा। ठीक है। 1830 की ये कहानी है। 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता ली थी। बेंटिक ने किसकी सहायता ली बाबू? कर्नल स्लीमैन की सहायता ली। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता ली, और इस कर्नल स्लीमैन की सहायता से इन्होंने क्या किया था? इस ठगी को खत्म करने का प्रयास किया था, और ठगियों का, और जो भी ठग थे वहां पर, उनका दमन किया गया था। ठीक है बात। तो कर्नल स्लीमैन के संबंध इससे जुड़ा हुआ है, और अगर वायसराय पूछता है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। और एक कब की बात बताई जा रही है? 1830 की बात बताई जा रही है। अब ये क्वेश्चन नंबर 169 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं बाबू। लॉर्ड मयो की हत्या किस वर्ष हुई थी? लॉर्ड मयो की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो लॉर्ड मयो की हत्या जो थी, लॉर्ड मयो कौन है बेटा? ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में 1872 में जनगणना करवाई थी। इन्होंने भारत में 1872 में, 1872 में भारत में इन्होंने क्या करवाया था बेटा? सेंसस करवाया था, जनगणना करवाया था। ठीक है बात। ये उन्हीं लॉर्ड मयो की बात हो रही है। इनकी हत्या एक अफगान था जिसने चाकू मार करके कर दी थी। चाकू मारकर हत्या की थी। और ये हत्या कब की थी बेटा? 8 फरवरी 1872 ईस्वी को। 8 फरवरी 1872 ईस्वी को इसने क्या किया था? लॉर्ड मयो की चाकू मार करके हत्या कर दी थी। तो इसका सही जवाब क्या हो गया बेटा? 1872। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171। अब यहां से आपका मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाता है। 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो पहली बात तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त साम्राज्य में हुई थी। गुप्त साम्राज्य में हुई थी, और गुप्त साम्राज्य के शासक थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बौद्ध धर्म की एक शाखा है, महायान बौद्ध, महायान बौद्ध, उसकी प्रमुखता से शिक्षा दिलवाई जाती थी। साथ ही साथ यहाँ पर हीनयान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय जो कि बौद्ध धर्म का ही है संप्रदाय, संप्रदाय तथा अन्य धर्म का भी अध्ययन करवाया जाता था। प्रमुखता ये किसके लिए था बेटा? महायान बौद्ध का। परंतु ये हीनयान जो संप्रदाय है, हीनयान जो बौद्ध धर्म है, उसका और अन्य धर्म की भी यहाँ पर अध्ययन करवाया जाता था। तो 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? वो करने वाला था बख्तियार खिलजी। ये समय है आपके मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी के कुछ आपके सेनापति थे, जैसे बख्तियार खिलजी था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, यालदूस था। तो ये सारे थे बाबू। तो बख्तियार खिलजी को भेजा गया था पूर्व में अभियान के लिए। उसी अभियान के दौरान इसने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसने नष्ट कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। ये कब की बात बताई जा रही है? 1202 की बात बताई जा रही है। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है बात। और आ, तिब्बत में अभियान करने के दौरान बख्तियार खिलजी की भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। जब बंगाल से वो तिब्बत की ओर जाता है अभियान के दौरान, तो उसी समय इसकी मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 172, निम्नलिखित में से किसने एकता प्रणाली को समाप्त कर दिया? अब एकता के बारे में समझते हैं। एकता प्रणाली की शुरुआत करने वाला था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। एकता सिस्टम होता क्या था? एकता सिस्टम वेतन की जगह भूमि दी जाती थी। भूमि दी जाती थी, उसे एकता बोला जाता था। ठीक है बात। तो वेतन की जगह भूमि दी जाती थी, इसे एकता सिस्टम कहा जाता है बेटा। और इसको शुरुआत किया था इल्तुतमिश ने, और इसको खत्म करने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। उसने कहा था कि जितनी भी भूमि होती है वो सब राज्य की होती है, और एक सैलरीड आपको एम्प्लॉयज रखने की जो पैटर्न था वो शुरुआत करने वाला अलाउद्दीन खिलजी ही था। मतलब वेतन ही दिया जाएगा, वेतन की जगह पर भूमि नहीं दी जाएगी, और जितनी भी भूमि होगी वो सब राज्य के अधीन ही रहेगी। ये खत्म करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का रजत टंका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? अब देखिए, इल्तुतमिश के समय की बात है। इसने अपने समय में दो सिक्के चलवाए थे। एक चलवाया था टका और एक चलवाया था जीतल। एक चलवाया था टका और एक चलवाया था जीतल। ठीक है बात। अगर आप टका की बात करते हो तो टका जो था वो किसका होता था बेटा? तांबे का। टका जो होता था, सॉरी, टका जो होता था, जीतल जो होता था वो तांबे का होता था, और टका जो होता था वो आपके चांदी का होता था। चांदी का होता था। ठीक है बात। तो ये शुरुआत करने वाला कौन था बेटा? इल्तुतमिश था। ये क्वेश्चन है एनवीएस पीजीटी 2019 का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है बात। तो टका और जीतल जो कि चांदी और तांबे का बना हुआ रहता था, इसको शुरुआत करने वाला कौन था? इल्तुतमिश था। क्वेश्चन नंबर 174। निम्न में से किसमें दिल्ली सल्तनत के वंशजों के काल क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है? ठीक है, मतलब कालक्रम से इनको सजाना है। तो गुलाम खिलजी तुगलक सैयद, गुलाम सैयद लोदी खिलजी तुगलक, गुलाम सैयद खिलजी लोदी तुगलक, गुलाम तुगलक खिलजी सैयद लोदी। तो अब पहले देखते हैं बेटा गुलाम। अगर गुलाम वंश का समय आप देखोगे तो गुलाम वंश की शुरुआत मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद होती है, और 1206 से ये चलता है 1290 तक। ये गुलाम वंश हो गया। अब उसके बाद आता है खिलजी। खिलजी खिलजी का अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो 1290 से चलेगा, 1290 से लेकर के 1320 तक आपका खिलजी वंश चलेगा। खिलजी के बाद आते हैं आपके तुगलक। तुगलक, जब तुगलक वंश की बात करते हैं तो ये 1320 से लेकर के 1414 तक चलता है। ठीक है बात। फिर उसके बाद आते हैं आपके सैयद। सैयद की अगर आप बात करते हैं तो ये 1414 से लेकर के 1451 तक चलता है सैयद वंश। और उसके बाद आते हैं लास्ट में लोधी। लोधी वंश जो है वो 1451 से लेकर के 1526 तक चलता है आपका लोधी वंश। और 1526 में होता है बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बाबर जो है वो इब्राहिम लोधी को पराजित कर देता है, और दिल्ली सल्तनत का समापन हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। और एक तरीका और है, एक बचपन में आप लोगों ने सीखा होगा, गुलाब खिले तुम सांस लोगे। ये एक ट्रिक था याद करने का। गू से हो गया गुलाम वंश, खी से हो गया खिलजी वंश, तू से हो गया तुगलक वंश, सा से हो गया सैयद वंश, और लो से हो गया लोधी वंश। तो इस तरह से भी याद कर सकते हो। गुलाब खिले तुम सांस लोगे, तो सीक्वेंस आपको जैसे मन करे वैसे याद कर लो। ईयर वाइज याद करोगे ज्यादा बेटर है, इससे दो तीन क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, समझे बात को, और इससे सिर्फ एक प्रश्न तैयार होगा। ईयर के द्वारा याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो गुलाम खिलजी तुगलक सैयद और लोधी, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद और लोधी, तो इसका सही ऑप्शन क्या है बेटा? ए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 175। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री मोहम्मद तुगलक के दरबार में आया था? तो यहाँ पर कुछ विदेशी यात्रियों के बारे में बताया गया है, और इसमें से ये पूछ रहा है कौन सा मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। क्या वो मार्को पोलो था? क्या वो इब्न बतूता था? क्या वो निकोल कॉन्टी था? क्या वो अलबरूनी था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आने वाला जो था वो इब्न बतूता था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। मोरक्को, जो कि अफ्रीका में एक देश है, वहां से आया हुआ था। और ये आता है 1333 में। और ये जो इब्न बतूता था, इसको ये दिल्ली में काजी नियुक्त करता है, और मोहम्मद बिन तुगलक इसको चाइना में एज ए एम्बेसडर भी नियुक्त करता है। वहीं मार्को पोलो की अगर आप बात करते हैं तो मार्को पोलो 1292 में, 1292 ईस्वी में भारत में आता है। ये इटली से आया था। मार्को पोलो कहाँ से आया था बेटा? इटली से आया था। मार्को पोलो कहाँ से आया था बेटा? इटली से आया था, 1292 में आता है, और साउथ इंडिया की यात्रा करता है, दक्षिण भारत की ये यात्रा करता है। निकोल कांटी की अगर आप बात करते हो तो ये 1420 से लेकर के 21 के बीच में भारत में आता है। 1420 से लेकर के 21 के बीच में, 21 में भारत में आता है, और ये विजयनगर या साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य में ये जाता है, विजयनगर साम्राज्य में जाता है। अब ये क्यों जाते थे बाबू? इनकी यात्रा वृत्तांत है जिससे उन साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। अलबरूनी की अगर आप बात करते हैं तो ये 1998 में महमूद गजनी के साथ, महमूद गजनी के साथ ये भारत में आता है, और महमूद गजनी का दरबारी कवि तथा लेखक था अलबरूनी। इसकी किताब भी है, किताबे हिंद या फिर तहकीके हिंद या फिर किताबुल हिंद। यह इसकी किताब है अलबरूनी की, जिससे भारत के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है।
नवनीत सर क्लासेस की ऐप आपकी अवेलेबल है बेटा प्ले स्टोर पर, वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर हिस्ट्री का बैच, इंडियन ज्योग्राफी विथ मैप का बैच, वर्ल्ड ज्योग्राफी और बायोलॉजी का बैच भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं नवनीत सर क्लासेस को। क्वेश्चन नंबर 176। अब यहाँ से आपका शुरू हो गया है मॉडर्न, आपका एंशियंट हिस्ट्री मॉडर्न कर चुके हैं, मेडिवल कर लिए। अब हम लोग एंशियंट हिस्ट्री देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं था? सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं था, तो देखो हुलास था, सहारनपुर में हुलास पड़ता है, सहारनपुर में हुलास था। सोथी था, आलमगीरपुर था जो मेरठ के पास पड़ता है, ये ठीक है। ये तीन जो स्थल थे ये आपके हड़प्पा से जुड़े हुए। वहीं पर कोल्डीवा की अगर आप बात करते हो तो कोल्डीवा जो है वो हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है, यह आपके पाषाण कालीन स्थल है। पाषाण कालीन स्थल है। याद करिए मैंने यहाँ से चावल के खेती के साक्ष्य बताए थे, और जिसने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसको देखेंगे। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है यूपी पीसीएस 2018 का प्रश्न है बेटा, यूपी पीसीएस 2018 का प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 177। निम्न कथनों पर विचार करिए। विचार करना है इन कथनों पर। हड़प्पा की भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभिलेख, हड़प्पा के अभिलेख की छोटी लंबाई है, हड़प्पा के अभिलेखों की जो लंबाई है वो छोटी है। द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति है, अनुपस्थिति मतलब एब्सेंट है। इनमें से कौन सा कथन सही है? द्विभाषा मतलब ड्यूअल लैंग्वेज, जैसे हिंदी और इंग्लिश। जैसे अभी देखोगे तो बहुभाषा है ना बेटा भारत में, यहाँ पर द्विभाषा की बात हो रही, मतलब यहाँ पर ड्यूअल भाषा है। अब एक ही भाषा रहेगी तो अगर उसको पढ़ लिए तो जानकारी प्राप्त, नहीं पढ़ पाए तो जानकारी प्राप्त नहीं है। तो हड़प्पा की जो भाषा है उसके बारे में जानकारी अवेलेबल नहीं है, ये सही है। यहाँ के जो अभिलेख है उनकी लंबाई छोटी है बेटा, मुहरों पर लिखी हुई मिलती है, ठीक है बात। मुहर पर चित्र बन जाते हैं तो उसको उस पर लिखे, छोटी है अभिलेखों की लंबाई, इनके इंस्क्रिप्शन लगाई। और यहाँ पर द्विभाषा अभिलेखों की अनुपस्थिति है, दो भाषा यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, सिंगल भाषा चलती थी। और वो भाषा क्या थी बेटा? भाषा समझते हैं। भाषा जो थी बेटा वो चित्राक्षर थी, चित्राक्षर, चित्राक्षर, चित्राक्षर। चित्राक्षर मतलब मान लो कि ये कोई मुहर है, इस मुहर पर कुछ सिंबल बना दिए गए, ठीक है, इस तरह सिंबल बना दिए गए। अब पहली बात तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं, क ख ग घ पढ़ते हैं, उसी तरह से ए पढ़ते हैं, बी पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, डी पढ़ते हैं। तो ये क्या है बेटा? ये वर्ण है। ये क्या है बेटा? ये आपके अल्फाबेट्स हो जाते हैं। आप इनको अगर देखोगे तो आप कहोगे ये चित्र है। ये क्या है बेटा? चित्र है, चित्र के रूप में प्रयोग किया गया। उसी तरीके से इनको देखोगे तो ये आपके वर्ण है, या फिर आप इनको अक्षर बोलोगे। इनको क्या बोलोगे बेटा? अक्षर। तो ये भी तो चित्र के रूप में क्या है बेटा? अक्षर है। चित्र के रूप में क्या है? अक्षर है। तो इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाता है बेटा? चित्राक्षर। क्या बन जाता है बेटा? चित्राक्षर। और चित्र के रूप में अगर अपनी अभिव्यक्ति की जा रही है तो उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए वहां के भाषा के बारे में भी जानकारी नहीं है। ये तो होगी भाषा के बारे में बात। इनकी जो लिखने की लिपि जो होती थी बेटा, इनकी जो लिपि थी, जो इनकी स्क्रिप्ट थी, वो थी बुस्ट्रोफेडन। बॉस्ट्रोफेडन थी, फेडन। या फिर इसको हिंदी में बोला जाता है सर्पाकार, सर्पाकार। या फिर इसको गोमुद्रिका बोली जाती है, गोमुद्रिका बोली जाती है। ये लिपि थी बेटा। जैसे एक लिपि होती है आपकी ब्राह्मी, ब्राह्मी कैसे लिखते हैं बेटा? राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। वहीं पर एक होती है खरोष्टी, जिससे लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। अब इसी ब्राह्मी से देवनागरी जन्मी, तो इसी ब्राह्मी लिपि में आपकी हिंदी भी लिखी जाती है और इंग्लिश भी लिखी जाती है। हम लिखते हैं लेफ्ट से राइट। वहीं पर उर्दू की अगर आप बात करते हो तो वो लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट। लेकिन यहाँ पर बॉस्ट्रोफेडन की अगर आप बात करते हो तो यह जो होती है सर्पाकार इस प्रकार से चलती है, ठीक है बात। मतलब ये राइट टू लेफ्ट भी होती है और लेफ्ट से राइट भी होती है, मतलब यह ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों का मिश्रित है। इसीलिए इसको बॉस्ट्रोफेडन कहा है। बॉस्ट्रो, बॉस्ट्रो का मतलब होता है बुल। जब कोई भी सांड खेत को जोतता है तो इसी तरीके से जोतता है ना बेटा, ये देखो इस तरह से जोतता है, ठीक है बात। जब सांड अपने खेत को जोतता है तो इस तरह जो जोतता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाता है, राइट टू लेफ्ट जाता है। और ये माना जाता है कि जब गाय जो होती है, जो अपने यूरिन पास करती है, जो अपने मूत्र का त्याग करती है, तो उसका भी जो शेप होता है वो ऐसे ही होता है, इसी आकार से वो नीचे की तरफ गिरता है। तो यहाँ पर ये है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। वहां की भाषा जो थी वो चित्राक्षर थी, और जो लिपि थी वो बुस्ट्रोफेडन, सर्पाकार और गोमुद्रिका थी। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यहाँ पर की जो अब इंस्क्रिप्शन है उनकी लंबाई बहुत छोटी है। ज्यादा बड़ी लंबाई होती तो अनुमान लगाया जा सकता, लेकिन छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। और यहाँ पर द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति है। तो यहाँ पर पूछा गया है सही कौन सा है, तो तीनों सही है बेटा। एक, दो और तीन, तीनों सही है, ठीक है।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 178, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता के काल में नहीं थी? तो हड़प्पा काल की सभ्यता किसकी नहीं थी? देखो, पक्की ईंटों की जानकारी इनको थी, छनुदड़ो से मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, हड़प्पा से मिला हुआ, पक्की ईंटों मिली है। दीवारों पर इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली, इस प्रकार की जो आकृति थी, ये कालीबंगा से मिली है बेटा, कालीबंगा से मिली है, कालीबंगा से मिली है। ठीक है बात। वहीं घोड़िया छत की अगर आप बात करते हो तो ये बनावली से मिली है, बनावली से मिली है। घोड़िया छत का मतलब होता है चार पहिया लगा करके, चार पैर लगा करके चारों तरफ, वहां पर छत को डाल देना। ठीक है बात, ये घोड़िया छत होता है, बनावली से मिला है। वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब, मेहराब क्या होता है? जैसे आप लोग किसी भी इस्लामिक आर्किटेक्चर में जाते होंगे तो उनका जो डोर होता है वो कुछ इस आकार का होता है, इस तरह की कुछ आकृति आप लोगों ने देखी होगी बाबू। ठीक है, ये गेट है, यहां से आप अंदर जाते हो तो ये जो बनता है ना, इसको बोला जाता है मेहराब। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेहराब बोला जाता है। तो इस प्रकार की कोई आकृति नहीं थी, वैज्ञानिक तरीके से मेहराब वहां पर नहीं बनाए गए थे। इसकी जानकारी थी, बाकी तीनों चीजों की जानकारी हड़प्पा सभ्यता को थी। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 179, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? क्या वो जिराफ था? अरे दादा रे दादा, जिराफ नहीं, जिराफ मौजूद नहीं था। कंगारू नहीं, नहीं कंगारू मौजूद नहीं। सियार फॉक्स मौजूद नहीं था। वहां पर क्या मौजूद था बेटा? हाथी मौजूद था। अब हाथी के बारे में जानकारी जो है वो लोथल से भी प्राप्त हुई है, गुजरात में जितने भी साइट है वहां से प्राप्त हुई है, जिसमें लोथल में सबसे ज्यादा मिली है, प्लस मोहनजोदड़ो में एक सील मिली है बेटा, जिसमें एक योगी की आकृति है, जिसमें एक योगी की आकृति है। यो योगी जो है, इसके तीन मुंह हैं बेटा और तीन सिंह हैं ऊपर। और यहाँ पर आपके पांच प्रकार के जानवर हैं, पांच प्रकार के जानवर हैं जिनकी संख्या छह है। जिनकी संख्या क्या है बेटा? छह है। जैसे पांच प्रकार के जानवर कौन कौन से हैं? हाथी है, गैंडा है, मोहनजोदड़ो से मिला है बेटा ये मुहर, गैंडा है, चीता है, भैंसा है। ठीक है बात, ये हो गया चार, और हिरन है, हिरन है। ठीक है बात। तो हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, मतलब इनके बारे में जानकारी थी। हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा, इस तरह की आकृति इसके चार तरफ बनी। और पैरों के तरफ जो है, पैर के पास दो हिरण है। पैरों के पास कितने हिरण है बेटा? दो हिरण है। तो प्रकार कितने हैं जानवरों के? पांच प्रकार हैं। संख्या कितनी है हिरण? हिरण की संख्या कितनी है? दो है। इनको जॉन मार्शल ने प्रोटो शिवा बोला है, प्रोटो शिवा बोला है। जॉन मार्शल साहब ने इनको क्या बोला है बेटा? आद्य शिव बोला है, जिसको आज जो है पशुपतिनाथ के नाम से आप बोल सकते हो, पशुपतिनाथ के नाम से आप इन्हें बोल सकते हो। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 179, क्वेश्चन नंबर 180 की बात करते हैं बेटा, आखिरी क्वेश्चन आज का। निम्न में से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है? ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है बेटा। छत्तीसगढ़ और बिहार में जाओगे तो इतने ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है बात। बिहार में जाओगे तब भी वहां पर आपको पांच ऑप्शन देखने को मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में जाओगे तब भी वहां पर पांच ऑप्शन देखने को मिलते हैं। दैमाबाद है, हुलास है, कालीबंगा है, आलमगीरपुर और मेहरगढ़ है। सबसे प्राचीन इसमें से निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन है बेटा? मेहरगढ़ है। कौन सा है बेटा? मेहरगढ़ है। इसके बारे में चर्चा मैं बहुत पहले कर चुका हूं। मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान में स्थित है, बोलन दर्रे के पास स्थित है, बोलन दर्रे के पास स्थित बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में मेहरगढ़ स्थित है, जहां पर प्राचीनतम रूप से 7000 बीसी के आसपास के गेहूं और जौ के उसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है बात। तो यहाँ पर आपका ये लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो जाती है। अगर आप ऐप पर जाएंगे तो वहां पर तो सब्जेक्ट के कोर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ साथ आपको वहां पर एसएससी और रेलवे के 8000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। एसएससी जीडी का भी 917 मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और सीएचएस का भी 1000 से ज्यादा वहां पर मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। नर्सिंग के भी मॉक टेस्ट वहां पर अवेलेबल हैं, सीटेट के भी मॉक टेस्ट वहां पर अवेलेबल हैं, सीटेट पेपर 1 के भी हैं, सीटेट पेपर 2 के भी हैं। इन सब के मॉक टेस्ट वहां पर अवेलेबल हैं, और मिनिमम से मिनिमम फीस पर वो आपको प्रोवाइड करवाया गया है। आप ये सारी चीजें वहां पर फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों, अपने हित मित्रों को भी बताएं। एनसीईआरटी की सीरीज आपकी चल ही रही है, वहां पर मैंने 4 चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीक तक आपकी एनसीईआरटी क्लास 6 कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ज्योग्राफी शुरू करेंगे कि एनसीईआरटी को ही, हिस्ट्री को ही कंटिन्यू करेंगे क्लास 7 के लिए। वो डिपेंड करता है, वो पोलिंग करवा लूंगा, तो जैसा आप लोग बताइएगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ाएंगे। या तो क्लास 6 को पूरा कंप्लीट कर लें, या तो फिर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लें, दोनों हो सकता है बेटा। वो जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा मैं करवा दूंगा। ठीक है बात। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।